कहानी की शुरुआत 5000 साल पहले दिखाते हुए होती है, जहाँ पे हम एक जालिम राजा को हुकूमत करते हुए देखते हैं। एक वो भी वक्त था जब ये शहर आजाद हुआ करता था, लेकिन अब इस जालिम राजा ने यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। ये राजा यहाँ के सभी लोगों से जमीन की खुदवाई करवा रहा होता है। असल में इसको एक ऐसे मटेरियल की तलाश थी, एक ऐसी चीज की तलाश थी जो इसको जादुई ताकतें दे सकती थी, और इस वजह से ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता और इस शहर पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही हुकूमत कर सकता था। बेसिकली इस मटेरियल का नाम एटर्नियम है, जिसकी मदद से ये एक ऐसा ताज बना लेगा जिससे ये अपने अंदर सुपर हीरो वाली पावर्स को हासिल कर सकता है। यहाँ पे मामूल के मुताबिक मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं और उसी दौरान एक मजदूर को वो एटर्नियम पत्थर मिल जाता है, जिसको वो जालिम राजा हासिल कर लेता है और बहुत जल्द ही अपना वो ताज भी बना लेता है, जिसको पहनने से उसे बहुत सी ताकतें मिलने वाली हैं। इसी बीच में हम एक छोटे लड़के को भी देखते हैं जो कि उस जालिम राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो गाँव वालों को समझाता है कि हमें इस जुल्म से बचना चाहिए, हमें उसके आगे नहीं झुकना चाहिए। लेकिन जब जालिम राजा को पता चलता है कि ये तो मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो वो उसे मारने का हुक्म दे देता है। और जैसे ही उसको मारा जा रहा होता है तो वो लड़का एकदम से गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे बहुत से देवता बैठे हुए थे। ये 6 गॉड्स या देवता इस बच्चे को कहते हैं कि तुमने हिम्मत की, हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम तुम्हें एक ऐसी पावर देने जा रहे हैं जिससे तुम एक लफ्ज शज़ाम बोलोगे तो तुम्हारे अंदर हम सब की पावर्स आ जाएंगी और तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि तुम आराम से उस जालिम राजा को हरा सकते हो। ये छोटा लड़का करता भी ऐसे है, वो शज़ाम बोलता है और बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है और फौरन ही वो उस राजा के महल में आ जाता है, जहाँ पे वो अपना शैतानी ताज पहन रहा होता है कि उसके पास बहुत सी पावर्स आ जाएं। लेकिन ये छोटा लड़का जो शज़ाम बोलने के बाद अब बहुत पावरफुल बन चुका है, वो वहाँ आके तबाही मचा देता है और सबको मारने लगता है। ये इतने गुस्से में होता है कि जालिम राजा के साथ साथ वहाँ के पूरे शहर को ही तबाह कर डालता है। और यहीं से कहानी जाती है 5000 साल बाद और हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं। अभी के टाइम पे भी हमें वही शहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक गैंग ने पूरे तरीके से इस शहर पे कब्जा किया होता है। ये लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, पूरी तरह से इस शहर को कंट्रोल में कर रखा है। असल में इस गैंग का एक ही मकसद है कि उस ताज को तलाश करना, यानी कि ये उसी क्राउन, उसी ताज को तलाश कर रहे होते हैं जो आज से 5000 साल पहले उस जालिम राजा ने बनाया था। वो खुद तो मारा गया था, लेकिन उसका ताज अभी भी कहीं ना कहीं इसी शहर में ही दफन है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना है। वो भी इसी ताज को ही ढूंढ रही होती है। ये लड़की पुरानी चीजों को ढूंढने में काफी एक्सपर्ट है, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट है, यानी ये वो लोग होते हैं जो जमीन की खुदाई करते हैं और हिस्ट्री की बहुत सी चीजों के बारे में काफी मालूमात भी रखते हैं। तो ये लड़की एड्रियाना एक केव में जाती है, एक गार में जाती है, जहाँ पे काफी कोशिशों के बाद इसको वो ताज मिल भी जाता है। अभी एड्रियाना और उसके साथी इसी बात को लेके खुश हो ही रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि इसी का एक साथी जिसका नाम इस्माइल है, वो उसी गैंग के साथ मिला हुआ है जिसने पूरे शहर पे कब्जा कर रखा है। तभी इस्माइल अपने साथ आए हुए एक साथी को मार देता है और अपने गैंग के दूसरे लोगों को भी उसी गार में बुला लेता है। अब लोग इसकी तरफ गन पॉइंट करते हैं और उसे कहते हैं कि एड्रियाना, हमें तुम वो ताज दे दो। अभी ये लड़की नीचे देखती है और वहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। जब ये उसे पढ़ती है तो इसके मुंह से निकल जाता है शज़ाम। ये लफ्ज बोलते ही वहाँ पे ब्लैक एडम आ जाता है और वहाँ पे आए हुए सब गुंडों को मारने लगता है। इतना मारता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं बच पाता। जबकि रही बात इस्माइल की, जो गुंडों के साथ मिला हुआ था, वो वहाँ पे मरने का नाटक करता है, इसलिए उसकी जान यहाँ पे बच जाती है। क्योंकि एड्रियाना ने ब्लैक एडम को जिंदा किया होता है, दोबारा से जगाया होता है, वो उसको कुछ भी नहीं कहता। अभी ब्लैक एडम वहीं पर होता है कि गैंग के कुछ और लोग आ जाते हैं और उस पर एक स्पेशल वेपन से अटैक करते हैं। ये वेपन उसी एटर्नियम मटेरियल से बना होता है जिसकी मदद से वो ताज भी बना था। और जैसे ही ये मिसाइल ब्लैक एडम को लगता है तो उसे वाकई दर्द महसूस होती है। ब्लैक एडम उस मारने वाले गुंडे की तो जान ले लेता है, लेकिन उस रॉकेट या उस छोटे से मिसाइल के लगने की वजह से खुद भी बेहोश हो जाता है। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि एटर्नियम ऐसा मटेरियल है जो ब्लैक एडम की कमजोरी है और इसी मटेरियल से ब्लैक एडम को मारा भी जा सकता है। तो ये देखते हुए एड्रियाना काफी परेशान हो जाती है और वो ब्लैक एडम को अपने घर ले जाती है। जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है तो वो यहाँ पे एड्रियाना के बेटे से मिलता है। ये बच्चा ब्लैक एडम को कहता है कि आप 5000 साल से उस गार के अंदर बंद थे, अब क्योंकि हमारा शहर गुलामी बसर कर रहा है, वो गैंग हमें जीने नहीं दे रहा, तो आप हमारे लिए एक मसीहा बन के आए हो, आप ही हमारे शहर को उस गैंग से बचाओगे। ब्लैक एडम को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि आज से 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था, अब यहाँ पे सब कुछ बदल चुका है, तो इस शहर को बचाने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मुझे इस शहर और यहाँ के लोगों से कोई मतलब
मतलब नहीं है। और ये बात कहते ही वो घर से बाहर आ जाता है और शहर में फिरने लगता है और शहर को देखने लगता है। इसके बाद हम एक फीमेल लीडर को देखते हैं जिसका काम इस दुनिया में आने वाले सुपर हीरो और सुपर विलन्स को रोकना होता है। दुनिया में ऐसे हालात रखने होते हैं जिसकी वजह से आम लोगों को कोई मुश्किल ना आए और हमारी जमीन को भी कोई खतरा ना हो। वो यहाँ पे एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही होती हैं। कहती हैं कि ब्लैक एडम अब वापस आ चुका है और उसे अगर रोका ना गया वो पहले की तरह इस बार भी बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है, और वो अगर पागल हो गया, वो गुस्से में आ गया, तो उसको रोकना लगभग नामुमकिन है। हॉकमैन इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं और अपनी टीम इकट्ठी करते हैं जिसमें और भी बहुत से सुपर हीरो शामिल होते हैं और सब मिलकर ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उस गैंग के कुछ लोग एड्रियाना के घर पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था वो ताज अभी भी उसी के पास है, तो वो ताज लेने ही गए थे। और जैसे ही वो लोग एड्रियाना की फैमिली पे हमला करने वाले होते हैं तो ब्लैक एडम्स वहां पे उनको बचाता है और उस गैंग के लोगों को एक बार फिर से मार डालता है। और बचे हुए कुछ लोगों से ये अभी फाइट कर ही रहा होता है। तभी उसी वक्त हॉकमैन की बनाई हुई टीम वहां पे आ जाती है और ये सब मिलके ब्लैक एडम से लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन अभी भी ब्लैक एडम इन पर भारी था। वो गैंग के लोग और जस्टिस सोसाइटी की टीम दोनों मिलके भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे और आखिरकार ब्लैक एडम वहां से चला जाता है। ये जस्टिस सोसाइटी की टीम, जो कि हॉकमैन की बनाई हुई टीम है, वो एड्रियाना के पास आते हैं और उसे मदद मांगते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो उसको पकड़ने में। लेकिन एड्रियाना उन्हें कहती है कि तुम तब कहाँ थे जब हम पे ये जुल्म हो रहे थे, तुम लोगों को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक ब्लैक एडम ही है जिसने हमें बचाया। जब मैं मरने वाली थी तो उसी ने ही मुझे बचाया था। जस्टिस सोसाइटी के लोग कहते हैं जिसको तुम समझ रही हो कि वो तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, वो बहुत खतरनाक है। आज से 5000 साल पहले भी उसने हमारे इसी शहर को पूरे तरीके से तबाह कर दिया था। और बिल आखिर ये लोग एड्रियाना को राजी कर लेते हैं और इसीलिए एड्रियाना इन सबको ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि सब लोग बैठ के आपस में बात कर सके, ताकि वो दोनों एक दूसरे की बातों को समझ सके और इनकी आपस की लड़ाई आपस में खत्म हो जाए। तभी दूसरी तरफ इस्माइल, जो कि एड्रियाना का साथी था, वो उसके घर में एंटर हो जाता है ताकि वो ताज वहां से ढूंढ सके और उसका इस्तेमाल अपने लिए कर सके। लेकिन जब उसे वो ताज नहीं मिलता तो वो गुस्से में एड्रियाना के बेटे को उठा के अपने साथ ही ले जाता है। यहाँ काफी चालाकी से इसका बेटा अपनी मदर यानी एड्रियाना को फोन कर देता है और सब कुछ बता देता है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है, मुझे इस्माइल ने ही किडनैप किया है। सुन के ये काफी परेशान हो जाती है, इसलिए ये जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम से हेल्प मांगती है, मेरे बेटे को वापस लाने में मेरी मदद करो। और ये दोनों राजी भी हो जाते हैं और मिलकर उसके बेटे को ढूंढने लगते हैं। यहीं पर हॉकमैन उस गैंग के 2 आदमियों को पकड़ लेता है और मार के पूछने पे उसे पता चलता है कि इस्माइल कहाँ पे है। इस्माइल ने उसके बेटे को एक खुफिया जगह में रखा है जो कि एक रेगिस्तान में है। और जब ये सब यानी ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस्माइल ने उसके बेटे पे गन पॉइंट की हुई है। और यहाँ पे इस्माइल एक राज बताता है कि वो गैंग जो पूरे शहर में तबाही मचा रहा है उसका लीडर मैं ही हूँ और ये सब गुंडे मेरे लिए ही काम करते हैं। इसलिए वो एड्रियाना को कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे की जान बचानी है तो मुझे वो ताज दे दो। तो ये परेशान माँ उसको वो ताज दे देती है ताकि उसके बेटे की जान बच सके। लेकिन इसके बावजूद भी वो उस बच्चे पे गोली चला देता है और जैसे ही ब्लैक एडम ये देखता है तो वो तेज स्पीड से उड़ता हुआ उसके आगे आकर उस बच्चे की जान बचा लेता है। और यहाँ पे इस्माइल को अपनी लाइटनिंग से जला के मुकम्मल तरीके से खत्म कर डालता है। यहाँ पे ब्लैक एडम भी हॉकमैन से मिलता है और उसको एक बहुत बड़ा राज बताता है कि आज से 5000 साल पहले वो लड़का जिसने उस जालिम राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी वो मैं नहीं था बल्कि वो मेरा बेटा था। और जब जालिम राजा मेरे बेटे को मार रहा था तो वो उसी वक्त वहीं से गायब हो गया था। इस चीज को देखते हुए जालिम राजा को बहुत गुस्सा आया क्योंकि अब वो मेरे बेटे को तो ढूंढ नहीं पा रहा था, तो उसने मुझे मेरे घर वालों को पकड़ लिया और हमें बहुत मारा पीटा। हमें इतने बुरे तरीके से मारा गया कि शायद कुछ जानवरों पे भी ऐसा सलूक नहीं करता। देखते ही देखते मेरी वाइफ वहीं पर मारी गई और मैं भी तकरीबन मरने ही वाला था। तभी मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गया जिसके पास बहुत सी शक्तियां थी, बहुत सी पावर्स थी और उसने अपनी सारी पावर्स मुझे दे दी, यानी कि अब सारी पावर्स मेरे अंदर आ चुकी थी। अभी हम दोनों बात कर ही रहे थे तभी जालिम राजा के लोगों ने एक बार फिर से हम पे हमला कर दिया। वहां पे मैं तो बच गया क्योंकि मेरे पास बहुत सी पावर्स थी, लेकिन मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने ही मारा गया। अपने बेटे को मरता हुआ देख के मैं आग बबूला हो गया, यानी मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने जालिम राजा और उसके लोगों को तो मार दिया, लेकिन वो पावर्स, वो शक्तियां मेरे काबू में नहीं रही। मैं उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर सका और देखते ही देखते ये पूरा शहर मेरे ना चाहते हुए तबाह हो गया।
मेरा ऐसा करने की वजह से उन देवताओं ने, जिन्होंने मेरे बेटे को शक्ति दी और वो शक्ति अब मेरे पास है, वो बहुत नाराज हो चुके थे कि मैंने अपनी पावर का मिस यूज किया है, मैंने अपनी पावर को कंट्रोल में नहीं रखा। इसीलिए उन्होंने मुझे उस केव में बंद कर रखा और मैं कई हजार साल तक उस केव, उस गार के अंदर बंद रहा। जब एड्रियाना ने आके नाम लिया तो मैं एक बार दोबारा से जिंदा हो गया। यहाँ पे ब्लैक एडम को अभी भी बहुत अफसोस होता है कि उसकी वजह से पहले भी बहुत ज्यादा तबाही मची और अब भी बहुत ज्यादा तबाही मची है, बहुत से लोग मारे गए। वो हॉकमैन को कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं अपनी पावर्स को खत्म करके तुम लोगों के हवाले करना चाहता हूँ ताकि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद ब्लैक एडम शज़ैम का वर्ड बोलता है, जिससे वो वापस से अपनी एक नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, यानी वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है जिसके पास इस वक्त सुपर पावर्स नहीं है। और जब तक ये दोबारा शज़ैम नहीं बोलेगा तब तक ये वापस से ब्लैक एडम नहीं बन सकता। इसलिए ये इनसे रिक्वेस्ट भी करता है, तुम मेरे साथ कुछ ऐसा करो कि मैं दोबारा से ये वर्ड बोल ही ना सकूं। आखिरकार ब्लैक एडम को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसके मुंह में एक ऐसी डिवाइस लगा दी जाती है जिस वजह से ये बोल ही ना पाए। ये एक छोटी सी जेल होती है जिसमें ब्लैक एडम को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें इस्माइल को दिखाया जाता है जो कि मर चुका था और अब वो हेल के अंदर आ गया है। इस्माइल को एक बात शुरू से पता थी कि अगर वो उस ताज की ताकत को हासिल करना चाहता है तो उसका तरीका ये है कि उसको वो ताज अपने हाथ में पकड़ना होगा और उसी वक्त कोई ना कोई उसको मारे ताकि वो मर के हेल में आ जाए, यानी कि जहन्नुम में आ जाए और वो हेल के डीमन से यहाँ पे मिल सके जिनसे वो पावर हासिल कर सके। ये सारी बातें इस्माइल शुरू से ही जानता था, इसीलिए उसने ब्लैक एडम को उकसाया कि मैं जैसे ही एड्रियाना के बेटे को मारूंगा ब्लैक एडम आके उसे बचाएगा और मुझे मार डालेगा और उसी वक्त ताज भी उसके हाथ में ही था। ये सब बातें ये शुरू से जानता था और सब कुछ इसके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। यहाँ हेल के डीमंस इस्माइल से मिलते हैं और उसको अपनी पावर्स दे देते। पहले जैसा इंसान नहीं था, ये सबाक बन चुका होता है। इन पावर्स के साथ इस दुनिया में आ जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। जैसे ही जस्टिस सोसाइटी को इसके बारे में पता चलता है तो वो इसके मुकाबले के लिए इसके सामने आते हैं। यहाँ पे काफी देर लड़ाई चलती रहती है, लेकिन सबाक क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल था तो ये सब मिल के भी उसको नहीं रोक पा रहे थे। इसी जस्टिस सोसाइटी के एक और टीम मेंबर जिनका नाम डॉक्टर फेट है, वो अपनी मल्टीपल फॉर्म्स में आते हैं, मुख्तलिफ पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सबाक को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं होते और बहुत जल्द ये सब समझ जाते हैं कि सबाक को ब्लैक एडम के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। इसलिए वो यहाँ पे टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से बात करने लगते हैं, को बताते हैं कि हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है और ये लोग यहीं से उसकी काफी हेल्प भी करते हैं ताकि वो खुद को आजाद करवा सके। वहाँ से निकलते ही वहाँ के कुछ सोल्जर्स को मारता है, पानी से बाहर आता है और बाहर आते ही सीधा शज़ैम बोलता है, जिसकी वजह से उसको ब्लैक एडम्स की पावर मिल जाती है और बगैर वक्त जाया किए सबाक के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी के लोग अभी भी सबाक से लड़ रहे होते हैं और इसी दौरान उनका एक साथी डॉक्टर फेट वहीं पर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, यानी कि मारे जाते हैं। हॉकमैन भी काफी ज्यादा सबाक से लड़ रहे होते हैं, लेकिन इनकी कोशिशें कुछ ज्यादा कामयाब नहीं होती। लेकिन अच्छा तो तब होता है कि उसी वक्त वहां पे ब्लैक एडम भी आ जाता है और अब ब्लैक एडम और सबाक की काफी लड़ाई होती है। ये फाइट काफी टक्कर की थी, लेकिन वक्त के साथ ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ब्लैक एडम ही है जो सबाक को हरा सकता है। और कुछ ही देर के बाद ब्लैक एडम सबाक के सर को पकड़ के उसके दो हिस्से कर डालता है और उसको मुकम्मल तरीके से फाड़ कर आखिरकार सबाक की जान ले लेता है। इसी वजह से सबाक की मौत हो जाती है और सब कुछ सुकून में आ जाता है, सब कुछ ठीक होने लगता है। शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं। वो सब इस बात को मान लेते हैं कि ब्लैक एडम ने हमें और हमारे शहर को बचाया है। इसके बाद हम उसी लेडी को देखते हैं जिसने जस्टिस सोसाइटी की टीम को बनाया होता है ताकि वो ब्लैक एडम को रोक सके। वो यहाँ पे ब्लैक एडम को कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन तुम अपने इस शहर से ना निकलना। तुम इस शहर के लोगों के मसीहा बनो, उनका ख्याल रखो, गार्डियन बनो, मुझे उसे परवाह नहीं है, लेकिन अपने इस शहर से तुमने नहीं निकलना, क्योंकि अगर तुम इस शहर से बाहर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे ब्लैक एडम बैठा उसको देखता है और कहता है कि मुझ पे कोई हुक्म नहीं चला सकता और उसका जब भी कुछ भी करने को दिल करेगा वो अपनी ही मर्जी करेगा। लेकिन तभी वो लेडी बोलती है, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें इस दुनिया में रहने वाला तो शायद कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो हमारी दुनिया से नहीं है। और ब्लैक एडम को गुस्सा आता है और वो स्क्रीन को ही तोड़ देता है जिससे वो लेडी बात कर रही थी। स्क्रीन के टूटने से हर तरफ धुआं ही धुआं होने लगता है और तभी उस धुएं से बाहर आता है सुपरमैन और वो ब्लैक एडम को कहता है कि हमें शायद बैठ के बात करनी चाहिए। और यहाँ पे सुपरमैन के ये कहते ही इस मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।